एवरीवन, आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। प्रत्येक देश अथवा काल की शिक्षा के उद्देश्यों को देश अथवा काल की आवश्यकताएं निश्चित करती हैं, यानी कि उस समय में क्या आवश्यकताएं हैं तथा उस देश में मनुष्यों की क्या आवश्यकताएं हैं, उसी के आधार पर या फिर कहें उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। प्राचीन काल में मानव जीवन दो प्रकारों या कहें मानव जीवन का ज्ञान दो भागों में बटा हुआ था, परा ज्ञान और अपरा ज्ञान, परा विद्या और अपरा विद्या। तो इसी के आधार पर बहुत से उद्देश्य निर्धारित किए जाते थे। परा से तात्पर्य था ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पर हम देख रहे हैं परा से तात्पर्य था ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, जबकि अपरा से तात्पर्य था संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना या फिर व्यवस्था को संचालित करना। स्पष्ट है कि परा हेतु अलौकिक विद्याओं का ज्ञान जरूरी था। जो परा है ये अलौकिक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि परा हेतु अलौकिक विद्याओं का ज्ञान जरूरी था तथा अपरा के लिए लौकिक यानी कि सांसारिक विद्याओं का ज्ञान या फिर इसकी नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण थी। परा तथा अपरा में परा को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता था। फर्स्ट नंबर पर परा माना जाता था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण था। संभवतः इन्हीं सब वजहों से प्राचीन काल में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य छात्रों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस प्रकार से करना था कि जिससे मोक्ष प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। सादा जीवन तथा उच्च विचारों के महावाक्य से निर्दिष्ट होने वाली प्राचीन शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था, यानी कि उसमें सभी कुछ शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास, सभी विकास सम्मिलित हो जाते थे। इसीलिए कहा गया है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। उस समय की शिक्षा के जो उद्देश्य थे इस प्रकार से हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सामान्यतः उस समय की शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं नैतिक चरित्र का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ मोरल कैरेक्टर। प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के नैतिक चरित्र का निर्माण करना था। जैसा कि हम जानते हैं उस समय की शिक्षा में धर्म कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होता था, यानी कि धर्म से ओतप्रोत थी, तो वहाँ नैतिकता का होना तो मान लीजिए ज़रूरी ही है ही। तो यहाँ पर नैतिक चरित्र का निर्माण करना था जिससे उनमें अच्छे संस्कारों का विकास हो सके, जैसे कि सत्य बोलना और बुजुर्गों की सेवा करना, सदाचार, शील आदि जो है छात्रों में कूट कूट कर भर दिए जाते थे। शिक्षा के माध्यम से प्राचीन आदर्शों के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित किया जाता था। ब्रह्मचर्य, सदाचार, परोपकार, परमार्थ अर्थात दूसरों का परोपकार, उपकार, लोकहित की भावना, सात्विक भोजन, गुरु तथा अपने से बड़ों का सम्मान, कर्तव्यों का पालन, सत्यव्रत, धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रम के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को छात्रों के जीवन में विकसित किया जाता था। भारतीय तत्ववेत्ता चरित्र को विद्वता से ज़्यादा प्रधान समझते थे, यानी कि जो चरित्र है, चरित्र को विद्वता यानी कि उसमें जितना ज्ञान है, अगर तो उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो बेकार ज्ञान भी व्यर्थ ही माना जाता था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है चरित्र को ऊंचा उठाना ज़्यादा आवश्यक था। उनका मानना था कि चरित्र निर्माण के बिना बौद्धिक विकास व्यर्थ है। मनुस्मृति के अनुसार केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य ये है
कि अगर ज़्यादा ज्ञान नहीं है व्यक्ति को और सच्चरित्र है, केवल गायत्री मंत्र उसको आता है, तो वह उस विद्वान से श्रेष्ठ है जिसका चरित्र बेकार है और वेदों का ज्ञाता है। इस प्रकार प्राचीन काल में चारित्रिक विकास को अधिक महत्व दिया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, व्यक्तित्व का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। प्राचीन कालीन शिक्षा के अंतर्गत छात्रों से सर्वांगीण विकास पर, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। यही वजह है या फिर यही कारण है कि इस समय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का समन्वित विकास करना भी था। व्यक्तित्व का समन्वित विकास तभी संभव था जब व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से व्यक्तित्व का विकास हो। अगर उसका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है तब भी व्यर्थ है, मानसिक नहीं हो रहा है तब भी व्यर्थ है और आध्यात्मिक नहीं हो रहा है तब भी व्यर्थ है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और उसके व्यक्तित्व में सभी गुण समाहित होने चाहिए। अतः शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्मानुभूति, आत्मसम्मान का भी विशेष महत्व है। अगर व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान नहीं है तो चाहे जो कोई भी व्यक्ति चाहे उसको कुछ भी बोलकर चला जाए वह सभी को स्वीकार कर लेगा। आत्मसम्मान की भावना भी छात्र के अंदर होनी चाहिए। सहनशीलता, परोपकार जैसे व्यक्तित्व गुणों का विकास किया जाता था। छात्रों को अपने कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें, साथ ही अपने अंदर स्वयं निर्णय की क्षमता विकसित कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन काल में या प्राचीनकालीन शिक्षा में छात्रों के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उन्हें जीविकोपार्जन के लिए भी प्रेरित किया जाता था। इस काल में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, जिस प्रकार से वैसे ही भावी जीवन को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। जैसे कृषि करना, गुरुकुलों में कृषि हुआ करती थी क्योंकि गुरुकुल का जो खर्चा चलता था खाने पीने का वहाँ कृषि से ही, खेतों से ही अनाज आता था। और ये खेती कहाँ से होती थी, जैसे राजा जो हुआ करते थे गुरुकुलों के लिए भूमि दान दिया करते थे। पशुपालन, डेयरी फार्म, चिकित्सा, अन्य व्यवसाय, युद्ध कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी कि इन विषयों के ज्ञाता भी गुरुकुलों में हुआ करते थे और छात्र छात्राओं को, विशेषकर छात्रों को इसका प्रशिक्षण देते थे। इन सब कार्यों से छात्रों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती थी तथा वे गृहस्थ आश्रम के दौरान अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ सिद्ध होते थे। अब यहाँ हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक कुशलता की उन्नति करना, प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी। इस शिक्षा का यानी कि जो प्राचीनकालीन शिक्षा है इसका उद्देश्य छात्रों में सामाजिक जीवन की भावना विकसित करके उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाना था। अगर बालकों में सामाजिकता नहीं होगी तो वे एकांत में ही रहना पसंद करेंगे और समाज के कोई काम नहीं आएंगे। छात्रों को अपनी शिक्षा पूर्ण करके ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का भी ज्ञान कराया जाता था, जिससे वे अपने पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझ सकें तथा समाज व राष्ट्र के उत्थान में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। इस शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को माता पिता एवं बुजुर्गों की सेवा, क्योंकि गुरुकुलों में जब छात्र रहा करते थे वे माता पिता से दूर रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, गुरुओं के समीप रहते थे, तो यहाँ पर ये भी सिखाया जाता था शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को माता पिता एवं बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। इससे संबंधित जो है शिक्षण या प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। परंपरागत और उपयोगी प्राचीन संस्कृति का संरक्षण अनिवार्य है, वरना ये एक तरह से लुप्तप्राय हो जाएगी। तो इस काल में शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति को संरक्षण प्रदान करके सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाना था। बहुत से छात्र प्राचीन साहित्य को याद कर लेते थे। शिक्षा के द्वारा ही भारतीय ऋषियों एवं मुनियों द्वारा निर्मित साहित्य, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार जावा, मलाया और कंबोडिया आदि देशों में हुआ। अब नेक्स्ट
बिंदु या पॉइंट हम देख रहे हैं। पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि मानव का आत्मिक विकास किया जाए। उस समय मानव जीवन को धार्मिक भाव से ओतप्रोत परंतु अत्यधिक सरल, स्वाभाविक तथा पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता था। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था। मनुष्य को ईश्वर में पूर्ण आस्था थी तथा धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश की जाती थी। छात्रों को अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके लिए मन पर नियंत्रण करने पर जोर दिया जाता था, जिससे कि मन इधर उधर भटककर मोक्ष की प्राप्ति में बाधक न बन जाए। अतः आत्मा की पवित्रता तथा धार्मिक भावना विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। वैसे कहा भी जाता है कि मन इतना ज़्यादा चंचल होता है कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो मन दूर तक चला जाता है। कोई व्यक्ति जहाँ बैठा है वहाँ से कहीं और की अन्यत्र की सोचने लगता है। अतः आत्मा की पवित्रता तथा धार्मिक भावना जो है विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था तथा शिक्षा के द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। इससे यही स्पष्ट होता है कि इस युग में यानी प्राचीन युग में शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करके उसे पूर्णता की स्थिति में लाना था। आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान का बोध करा के छात्रों को तत्कालीन जीवन दर्शन के परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हेतु तैयार किया जाता था। इसी के साथ अब हम देखेंगे गुरु शिष्य संबंध। प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप प्राचीन भारतीय शिक्षा की संभवतः सर्वश्रेष्ठ विशेषता गुरु शिष्य संबंध की थी, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे हॉस्टल में भले ही रह रहे हों, वहाँ गुरु के संपर्क में न रहकर अकेले ही उनको रहना होता है। वहाँ वार्ड जिस वार्ड में रहते हैं उसके हेड होते हैं, आया वगैरह इस टाइप से होते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य नज़दीक नहीं होते हैं। केवल वो क्लास में पढ़ाने आते हैं और जो बच्चे अपने घर से विद्यालय पढ़ने जाते हैं वह भी केवल उतने ही समय तक गुरु और शिष्य आमने सामने पढ़ते हैं जब उनको पाठ पढ़ना होता है, यानी कि उनका घंटा होता है। सिर्फ 40 मिनट, 30 मिनट या 50 मिनट एक शिक्षक छात्र के संपर्क में रहता है। लेकिन उस समय जब गुरुकुल प्रथा थी, यानी कि प्राचीन समय में गुरु के समीप ही छात्र रहा करते थे। जहाँ गुरु रहा करते थे वहीं छात्र रहा करते थे और उनके संपर्क में बहुत सारी अच्छी बातें सीखा करते थे। यद्यपि उपनिषदों में स्वाध्याय को विशेष महत्व दिया है, लेकिन गुरु का स्थान श्रेष्ठ बताया है। श्रवणम तु गुरु पूर्वम मननम तदंतरम निदिध्यासन पूर्व बोधस्य कारणम, अर्थात स्वाध्याय से पूर्व गुरु वचन सुनना अनिवार्य है। गुरु के अभाव में आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़ तत्वों को समझना असंभव है। अतः इसके लिए विद्वान गुरु परम आवश्यक है। जो व्यक्ति गुरु चरणों में या गुरु चरणों की शरण में नहीं जाता और स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है वह अंधा है, ऐसा कहा गया है। गुरु शिष्य का संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं वरन सीधा उन्हीं के मध्य था। इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे। यहाँ ये बताना अनिवार्य है कि जो ज्ञान गुरु के संपर्क में रहकर छात्र प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो अपनी समस्याएं होती हैं, अपने संदेह होते हैं, प्रश्न पूछ कर दूर कर लेते हैं, वे जो है स्वाध्याय के द्वारा अपने संदेह को दूर नहीं कर पाते। और यहाँ हम देखेंगे गुरु के प्रति शिष्य की क्या कर्तव्य हैं। शिष्य अपने गुरु का हृदय की गहराइयों से सम्मान करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु की हर बात शिष्य के लिए पत्थर की लकीर होती थी। वे अपने गुरु के स्थान को राजा, माता पिता और देवता से किसी प्रकार भी निम्नतर नहीं मानते थे। वे अपने आचार्य की सेवा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझते थे। वे उसके परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते थे।
अब दूसरा बिंदु यहाँ पर हम देख रहे हैं शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य। वैदिक ऋषियों द्वारा गुरु को शिष्य का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता माना जाता था, अतः वह अपने शिष्यों के प्रति अपने पुत्र का सा व्यवहार करता था। वे उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने को सदैव तत्पर रहते थे, यह प्रयत्न करते थे, सदैव प्रयत्न करते थे। वह उन्हें ज्ञान प्रदान करते थे, उनके चरित्र का उत्थान करते थे, उनमें अच्छी आदतों का निर्माण करते थे और उनके भोजन तथा वस्त्र का प्रबंध करते थे। यदि कोई शिष्य बीमार हो जाता था तो उसकी सेवा करते थे और औषधि की व्यवस्था करते थे। इस विवरण से जो है हमें ज्ञात होता है या विदित हो जाता है कि गुरु और शिष्य पारस्परिक स्नेह, सम्मान, विश्वास और कर्तव्य की भावना से संयुक्त थे। दोनों के जीवन का लक्ष्य एक ही था, ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन करना और जीवन एवं आचरण में उसके महत्व को सिद्ध करना। निष्कर्ष रूप में हम डॉक्टर A.S. अल्तेकर के शब्दों में कह सकते हैं कि गुरु एवं शिष्य के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।